Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will cover 8 topics in this lecture. First is free on board. Second, accounting for freight cost. Third, purchase discounts. Fourth, sales transactions. Fifth, sales returns and allowances. Sixth, sales discounts. Seventh, credit terms. And eighth, closing entries. We will discuss free on board. A sales agreement should indicate whether the seller or the buyer is to pay the cost of transporting the goods to the buyer's place of business. यानी ये एग्रीमेंट होगा जिसमें ये लिखा होगा कि जो फ्रेट है वो किसने पे करना है, यानी शिपिंग कॉस्ट जो है या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो किसने पे करनी है, वो सेलर ने पे करनी है या बायर ने पे करनी है। तो दो तरह के इसमें एग्रीमेंट्स होते हैं, एक को एफओबी शिपिंग पॉइंट कहते हैं और दूसरे को एफओबी डेस्टिनेशन कहते हैं। जो एफओबी शिपिंग पॉइंट है इसमें जो बायर है उसने फ्रेट पे करना होता है और जो एफओबी डेस्टिनेशन है इसमें सेलर ने फ्रेट जो है वो पे करना होता है। अकाउंटिंग फॉर फ्रेट कॉस्ट, जो फ्रेट कॉस्ट है उसको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है। एक चीज़ याद करने रखने की है वो ये है कि हम अभी परपेचुअल एंट्री सिस्टम कर रहे हैं। परपेचुअल एंट्री सिस्टम के अंदर हमने जो फ्रेट कॉस्ट है उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। अगर तो ये बायर ने पे किया है तो फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इज डेबिटेड इफ बायर पेज फ्रेट। अगर बायर फ्रेट पे करता है यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर पे करता है या शिपमेंट कॉस्ट पे करता है तो वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को अपने अकाउंट्स में डेबिट करेगा। वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को इसलिए डेबिट करेगा क्योंकि जो फ्रेट होती है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स का पार्ट होता है, यानी जो गुड्स आपने परचेज की है ये उसका एक पार्ट है, इसीलिए हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट किया है। और अगर ये फ्रेट जो है वो सेलर पे करता है तो सेलर अपने अकाउंट्स में फ्रेट आउट को या डिलीवरी एक्सपेंस को डेबिट करेगा। और इस केस में मर्चेंट जो जो बायर होगा वो अपने अकाउंट्स के अंदर कोई एंट्री पास नहीं करेगा क्योंकि उसने ये फ्रेट पे नहीं किया। तो जो फ्रेट पे करेगा वो अपने अकाउंट्स के अंदर उनको एडजस्ट करेगा। तो अगर बायर पे करेगा तो बायर फिर अपने अकाउंट्स के अंदर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट करेगा। इस तरह मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। और अगर सेलर पे करेगा तो फिर सेलर अपने पास उसको एज ए डिलीवरी एक्सपेंस या फ्रेट आउट के तौर पे डेबिट करेगा। यहाँ पे हमने एक एंट्री पास की है जिसमें बायर ने फ्रेट पे किया है। अगर आप डिस्क्रिप्शन देखें तो उसमें लिखा है टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ फ्रेट टर्म्स एफओबी शिपिंग पॉइंट। इट मींस के बायर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करेगा। तो मई 6 को बायर अपने अकाउंट्स में जो एंट्री पास करेगा उसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट और कैश को क्रेडिट कर दिया। यानी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हमने 150 के साथ डेबिट कर दिया और जो पेमेंट की है उसको हमने कैश को 150 के अमाउंट के साथ क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट में ये जो अकाउंट है ये सेलर का अकाउंट है। यहाँ पे अगर एफओबी डेस्टिनेशन होगा इसका मतलब ये हुआ कि सेलर ने जो है वो फ्रेट पे किया है। अगर सेलर फ्रेट पे करेगा तो वो अपने अकाउंट्स में फ्रेट आउट को या डिलीवरी एक्सपेंस को, ये ब्रैकेट में जो लिखा है इसका मतलब है कि या तो वो फ्रेट आउट को डेबिट कर सकता है या फिर वो डिलीवरी एक्सपेंस को डेबिट करेगा। और जो पेमेंट की है इन कैश तो वो कैश को क्रेडिट कर देगा। फ्रेट आउट को डेबिट कर दिया 150 के अमाउंट के साथ और कैश को क्रेडिट कर दिया 150 के अमाउंट के साथ। इस केस में अगर एफओबी डेस्टिनेशन होगा तो बायर कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। जैसे कि एफओबी शिपिंग पॉइंट में सेलर कोई भी एंट्री अपने पास नहीं करेगा क्योंकि एफओबी शिपमेंट में बायर ने जो है वो पेमेंट की है। और एफओबी डेस्टिनेशन अगर होगा तो इसका मतलब है कि सेलर ने पेमेंट की है। अब सेलर अपने अकाउंट्स में उसको एंट्री को पास करेगा। Purchase discounts. So now we will discuss purchase discounts. Credit terms may permit the buyer to claim a cash discount for the prompt payment of balance due. The buyer calls this discount purchase discount. होता ये है कि जो बायर है जो सेलर है बेसिकली वो ये चाहते हैं कि जो बायर है वो अर्ली पेमेंट कर दे यानी जल्दी पेमेंट कर दे।
उस जल्दी पेमेंट के लिए वो उनको कुछ क्रेडिट टर्म्स ऑफर करते हैं, जिसमें वो उनको डिस्काउंट ऑफर करते हैं कि अगर वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो उनको एक सर्टेन परसेंटेज डिस्काउंट की जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो उस डिस्काउंट को जो बायर है वो परचेज डिस्काउंट कहता है और सेलर जो है उसको सेल डिस्काउंट कहता है। अगर बायर उसको ऑप्ट कर लेता है तो वो परचेज डिस्काउंट कहलाएगा और वो अपनी जो ओरिजिनल अमाउंट है उससे कम अमाउंट पे करेगा। इसी तरह जो सेलर है वो उसको सेल डिस्काउंट अपने पास लिखेगा और अगर परचेज जो जो बायर है अगर वो ऑप्ट कर लेता है तो फिर वो जो सेल्स के ऊपर जो डिस्काउंट देगा, जो सेलर होगा वो उसको एज ए सेल डिस्काउंट ट्रीट करेगा। हम देखते हैं कि परचेज डिस्काउंट की एंट्री कैसे पास करेगी। अगर बायर जो है वो परचेज डिस्काउंट अवेल कर लेता है तो फिर वो कैसे अपने पास उसको रिकॉर्ड करेगा। तो अकाउंट्स पेबल जो कि ड्यू थी 3500, इस केस में जो डिस्काउंट था वो $70 का है। तो हमने जो है वो अब वो 3500 फुल पेमेंट नहीं करेगा, बल्कि अब वो 3500 से कम पेमेंट करेगा। यानी जो डिस्काउंट था $70 का, अब इसमें से हम $70 को लेस कर देंगे। 3500 में से अगर 70 लेस लेस कर दें तो वो बनता है 3430। तो जो कैश वो पे कर रहा है वो 3430 है। तो अकाउंट्स पेबल को फुल अमाउंट के साथ 3500 के साथ हमने डेबिट कर दिया और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया 3430 के साथ और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हमने क्रेडिट कर दिया 70 के साथ। इस तरह मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का जो बैलेंस है वो 70 के साथ जो है वो अब डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो कॉस्ट थी अब वो कॉस्ट वो $3500 नहीं है जो इन्वेंट्री है, बल्कि उसकी कॉस्ट जो है $70 कम है, क्योंकि हमने डिस्काउंट को जो है वो अवेल कर लिया। तो जब भी हम डिस्काउंट को अवेल करेंगे हम अकाउंट्स पेबल को डेबिट कर देंगे और जितना डिस्काउंट होगा उस अमाउंट के साथ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी जो हम एक्चुअल में कैश पे कर रहे होंगे हम उस अमाउंट से कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो अकाउंट्स पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। अगर हम परचेज डिस्काउंट को अवेल नहीं करते और हम जो है वो फुल पेमेंट करते हैं तो फिर हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो हम सिंपली अकाउंट्स पेबल को डेबिट कर देंगे 3500 से और कैश को क्रेडिट कर देंगे 3500 से। इसमें हमने जो है क्योंकि डिस्काउंट जो है उसको हमने अवेल नहीं किया तो हम यहाँ पे फुल पेमेंट करें जो कि ड्यू थी 3500। तो अकाउंट्स पेबल को डेबिट कर दिया 3500 से और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया 3500 के साथ। सेविंग्स obtained by taking purchase discount। परचेज डिस्काउंट डिसीजन जब हम करते हैं तो उससे पहले हम उसे कंपेयर करते हैं कि अगर हम जो है इस को परचेज डिस्काउंट ना लें और इसको अगर हम कहीं इन्वेस्ट कर दें या बैंक में डिपॉजिट कर दें तो फिर हम उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। अगर वो इंटरेस्ट की अमाउंट जो है परचेज का जो डिस्काउंट है उससे ज़्यादा होगी तो फिर हम परचेज डिस्काउंट नहीं लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस में जो क्रेडिट टर्म सी वो 210 नेट 30 थी। 210 का मतलब है कि विद इन 10 डेज 2% डिस्काउंट उन्होंने ऑफर किया। अगर हम विद इन 10 डेज पेमेंट कर देते हैं तो 2% डिस्काउंट हम अवेल कर सकते हैं। अगर हम 10 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते तो जो हमारे पास रिमेनिंग डेज है वो 20 डेज है। इसका मतलब ये हुआ कि हम 20 डेज तक उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे एक रिटर्न अर्न कर सकते हैं, जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स भी कहते हैं। तो हमारे पास 20 डेज है और हमने देखा कि अगर हम ये इसको डिस्काउंट ना लें और हम 3500 अपने पास ही रखें 20 डेज फर्दर 20 डेज तक तो हम 10% रिटर्न जो है वो इंटरेस्ट जो है वो अर्न कर सकते हैं। जब हमने उसका इंटरेस्ट निकाला 3500 के ऊपर 20 डेज के लिए जो कि 10% हमें ऑफर हो रहा था तो वो बनता है 19.44। जबकि जो डिस्काउंट है 3500 के ऊपर वो $70 बनता है। तो 70 में से अगर 90.44 निकाल लें तो हमें सेविंग्स हो रही है $50.56 की। इसका मतलब ये हुआ कि हमें परचेज डिस्काउंट लेना चाहिए क्योंकि हमें जो रिटर्न मिल रहा है वो हमारे जो डिस्काउंट है उससे कम है। तो अगर हमें मार्केट से जो रिटर्न मिल रहा हो वो डिस्काउंट से कम हो तो फिर हम जो है वो परचेज डिस्काउंट को इस ऑफर को अवेल करें। और अगर ऐसा ना हो और रिटर्न ज़्यादा हो मार्केट में तो फिर हम डिस्काउंट को अवेल नहीं करेंगे, बल्कि उसको जो उसकी ड्यू डेट है हम ड्यू डेट के ऊपर
यानी जैसे यहाँ पे नेट 30 था तो 30 डेज के बाद हम उसको फुल पेमेंट कर देंगे। इस तरह हमें जो है वो बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन इस केस में हमें नज़र आ रहा है कि हम $70 डिस्काउंट अवेल कर लेते हैं तो हमें जो सेविंग्स हो रही है वो 50.56 है, क्योंकि हम जो फोरगो कर रहे हैं रिटर्न वो $19.44 है। सेल्स ट्रांजेक्शन, इस सेल्स की जो ट्रांजेक्शन हैं उसको हमने कब रिकॉर्ड करना है। रेवेन्यूज जो है उसको रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल जो है वो डील करता है। जिस काउंटिंग पीरियड में अब रेवेन्यू अर्न हो उसी काउंटिंग पीरियड में हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमें कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ। तो इस केस में जो है वो जब गुड्स ट्रांसफर हो जाएंगी फ्रॉम सेलर टू बायर तो इसका मतलब है कि हमने रेवेन्यू अर्न कर लिया है, तो उसको एज ए सेल्स हमें अपने पास रिकॉर्ड कर देंगे। और जो जितनी भी सेल्स हैं ऑल सेल्स शुड बी सपोर्टेड बाय अ डॉक्यूमेंट सच एज अ कैश रजिस्टर टेप और सेल्स इनवॉइस। सेल्स इनवॉइस अभी आपने देखा था, हम उसको सेल्स इनवॉइस के थ्रू जो है वो सेल्स को सपोर्ट भी करते हैं कि उसकी एक इनवॉइस बनाते हैं कि हमने इतनी चीज़ें इतनी अमाउंट की जो है वो सेल कर दी है और उसको हमने डिलीवर कर दिया है बायर को। सेल्स कैश के ऊपर होती है तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करें। बहुत सिंपल है, क्योंकि कैश हमने रिसीव किया है और हमने सेल्स की है तो हमने कैश को डेबिट कर दिया और सेल्स को क्रेडिट कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में $2200 की हमने सेल्स की है और कैश, तो हमने कैश को डेबिट किया और सेल्स को क्रेडिट किया और साथ ही हमने रिकग्नाइज कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी, क्योंकि हम परपेचुअल सिस्टम के अंडर जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जैसे ही सेल्स करेंगे साथ ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर दिया और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया। क्योंकि इसकी जो कॉस्ट थी वो 1400 है तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 1400 के साथ डेबिट किया और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को 1400 के साथ क्रेडिट कर दिया। इसी तरह अगर सेल्स वो क्रेडिट के ऊपर हो तो फिर हम क्रेडिट सेल्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 3800 की सेल्स की ऑन क्रेडिट, तो अकाउंट रिसीवेबल्स को हमने डेबिट कर दिया और सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अगर हम क्रेडिट के ऊपर सेल्स करेंगे तो फिर हम अकाउंट रिसीवेबल्स को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन इसके साथ ही हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी रिकग्नाइज करेंगे, क्योंकि हम परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के अंडर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमने डेबिट कर दिया और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हमने क्रेडिट कर दिया। तो जब भी हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकग्नाइज करना है हम हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करेंगे और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे और सेम डेट के ऊपर हम दोनों एंट्रीज पास करेंगे। सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, पहले हमने परचेज रिटर्न्स अलाउंसेस शुरू में डिस्कस किया था। अब हम सेल्स रिटर्न्स अलाउंसेस डिस्कस करेंगे। सेल्स रिटर्न्स अलाउंसेस क्या होते हैं। सेल्स रिटर्न ये है कि जब आपने अपने कस्टमर्स को गुड्स गुड्स सेल की थी और वो कस्टमर जब आपसे सेटिस्फाई नहीं थे तो उन्होंने वो मर्चेंडाइज हमें वापस यानी सेलिंग कंपनी को वो मर्चेंडाइज उन्होंने रिटर्न कर दी, क्योंकि हमने उनको अलाउ किया था कि अगर वो गुड्स को विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसको वापस रिटर्न कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट या तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे यानी उसके अकाउंट को, हमारे पास उनका अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल्स की फॉर्म में होता है। अगर तो हमने उसको क्रेडिट के ऊपर सेल किया था तो फिर हम अकाउंट रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देंगे, और अगर हमने कैश के ऊपर सेल किया था तो फिर वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं और हम उनको फिर पैसे जो उनके बनते होंगे वो उनको वापस भेज देंगे। दूसरी चीज़ है सेल्स अलाउंसेस। इट रिजल्ट्स व्हेन कस्टमर्स आर डिससेटिस्फाइड एंड सेलर अलाउज अ डिडक्शन फ्रॉम द सेलिंग प्राइस। इसमें ये होता है सेलर सेल्स अलाउंस में वो रिटर्न्स तो नहीं करते, लेकिन वो आपसे उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट जो है वो डिमांड करते हैं। तो सेलर जो होता है सेलर उसके ऊपर उसको अलाउ कर देता है डिडक्शन को, उसकी यानी उसकी जो अमाउंट है उससे उससे कम वैल्यू जो है वो डिमांड करता है। तो इसको हम सेलिंग प्राइस से कम वैल्यू डिमांड करता है, तो सेल्स अलाउंस कहते हैं। सेल्स रिटर्न अलाउंसेस में जब रिटर्न होता है तो सेलर जो है वो क्रेडिट मेमोरेंडम इशू करता है। जैसे कि परचेज जो जैसे कि बायर जो था वो जब रिटर्न करता है तो डेबिट मेमोरेंडम इशू करता है और इंफॉर्मेशन देता है कि मैंने आपके अकाउंट को यानी सेलर के अकाउंट को डेबिट कर दिया, अकाउंट्स पेबल को डेबिट कर दिया।
तो जब से जो सेलर है वो क्रेडिट मेमोरेंडम इशू करता है और वो ये कहता है कि मैंने आपके अकाउंट यानी कस्टमर के अकाउंट को जो कि अकाउंट रिसीवेबल्स होता है उससे हमने क्रेडिट कर दिया। दूसरी चीज़ है सेल्स रिटर्न एनालिसिस। सेल्स रिटर्न एनालिसिस जो है ये सेल्स का कंट्रा अकाउंट यानी ऑपोजिट अकाउंट होता है और ये सेल्स में से फिर हम इसको लेस कर देते हैं और नेट सेल्स की अमाउंट जो है वो आ जाती है। नॉर्मल बैलेंस होता है सेल्स रिटर्न एनालिसिस का वो डेबिट होता है और सेल्स का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। तो सेल्स में से जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहाँ पे जब नेट सेल्स निकालते हैं तो जो क्रॉस सेल्स में से हम फिर लेस कर देते हैं सेल्स रिटर्न एनालिसिस तो हमारे पास नेट सेल्स आ जाती है। रिकॉर्डिंग सेल्स रिटर्न्स एंड लॉसेस। जब सेल्स रिटर्न्स होती है तो फिर हम उसे कैसे अपने अपने अकाउंट्स में अंदर रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि इस केस में है कि हमें जो रिटर्न हुई वो $300 की हुई है तो हमने लिखा सेल्स रिटर्न्स एंड लॉसेस को डेबिट किया और अकाउंट रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर दिया। अगर आपको याद हो तो बायर ने ये जो था वो रिटर्न किया था और उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को क्रेडिट किया था और अकाउंट्स पेबल को डेबिट किया था यानी अकाउंट्स पेबल डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। और जो सेलर है वो अपनी बुक्स में सेल्स रिटर्न्स एनालिसिस को डेबिट कर देगा और अकाउंट रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देगा। और सेल्स रिटर्न्स एनालिसिस जो है वो कंट्रा अकाउंट है सेल्स का, उसने सेल्स को डायरेक्टली डेबिट नहीं किया बल्कि हमने एक अकाउंट ओपन कर दिया और उसका नाम रखा सेल्स रिटर्न्स एंड लॉसेस। और इससे हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमारी कंपनी जो है उसकी कितनी सेल्स जो है वो साल के अंदर रिटर्न होती है ताकि इस इंफॉर्मेशन से फिर हम ये देख सकें कि हमारे प्रोडक्ट्स में ऐसी क्या एफिशिएंसी है कि वो प्रोडक्ट्स हमारी वापस हमें हमें वापस हो जाती हैं। तो सेल्स रिटर्न लॉसेस जो है इससे हमें एक बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिसको यूज़ करके हम बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो सेल्स रिटर्न लॉसेस को डेबिट कर देते हैं और अकाउंट रिसीवेबल्स को क्रेडिट करते हैं। क्योंकि हम परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम कर रहे हैं तो जब हमने सेल्स रिकॉर्ड की थी तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड किया था। जब रिटर्न होगा तो हम उसको भी रिवर्स कर देंगे एंट्री को। तो हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को अब डेबिट कर दिया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट कर दिया। इनिशियली हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट किया था और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया था। क्योंकि अब जो इन्वेंट्री है वो रिटर्न हो गई है तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट किया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट कर दिया। सेल्स डिस्काउंट। जो सेलर अगर डिस्काउंट ऑफर करे तो उसे सेल्स डिस्काउंट कहते हैं और जो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बायर उसको अवेल करे तो उसे परचेज डिस्काउंट कहते हैं। तो सेल्स डिस्काउंट जो है बेसिकली सेलर जो है वो ऑफर करता है अपने कस्टमर्स को। इट ऑफर ऑफ अ कैश डिस्काउंट टू कस्टमर फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ अ बैलेंस शीट। यानी इसका पर्पज ये है कि जो कस्टमर है वो जल्दी पेमेंट कर दे। तो जल्दी पेमेंट के लिए समटाइम्स जो कंपनीज होती हैं वो कैश डिस्काउंट ऑफर करती हैं। सो इट्स अ कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट द नॉर्मल डेबिट बैलेंस। इसका जो नॉर्मल बैलेंस है वो डेबिट होता है। सर्विस जो सेल्स है उसका उसका जो नॉर्मल बैलेंस है क्रेडिट है यानी उसके ऑपोजिट है। इसी तरह जैसे हमने सेल्स में से सेल्स रिटर्न लॉसेस को लेस करते हैं और नेट सेल्स सबमिट करते हैं, इसी तरह हम सेल्स में से सेल्स रिटर्न लॉसेस के साथ साथ अगर सेल्स डिस्काउंट भी है तो सेल्स डिस्काउंट को भी लेस कर देते हैं। अगर बायर ने डिस्काउंट अवेल कर लिया था तो फिर हम उसके ऊपर हमने जो डिस्काउंट दिया है उस अमाउंट को फिर हम जो ग्रॉस सेल्स होती है उसमें से लेस करके नेट सेल्स डिटरमिन करते हैं। एग्जाम्पल है आप देख रहे हैं कि क्रेडिट सेल हैज द टर्म्स 310 नेट 30। 310 का मतलब है कि अगर विद इन 10 डेज पेमेंट कर देता है तो 3% डिस्काउंट हम दे देंगे। अदरवाइज अगर वो 30 डेज में पेमेंट करता है तो फिर वो फुल अमाउंट पे करेगा। A 3% discount is allowed if payment is made within 10 days. After 10 days, there is no discount and the balance is due in 30 days. Credit terms. Credit terms specify the amount and time period for the cash discount. It indicates the length of time in which the purchaser is expected to pay the full invoice price. तो credit terms basically ये information देती हैं कि बायर ने कितने अरसे के अंदर फुल पेमेंट करनी है और अगर उसमें कोई कैश डिस्काउंट ऑफर हुआ है तो वो कितने अरसे में अगर पेमेंट कर दे तो वो कैश डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकता है। जैसे कि इस एग्जांपल में नज़र आ रहा है कि टर्म्स में लिखा है 210 नेट 30। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बायर जो है वो विद इन 10 डेज पेमेंट करता है तो उसको 10% डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकता है। और अगर वो विद इन 10 डेज पेमेंट नहीं करता तो फिर बायर को फुल पेमेंट करनी होगी विद इन 30 डेज। एक और टर्म लिखी है 110 यूएम यानी एंड ऑफ मंथ।
इस तरह जो बायर है 1% डिस्काउंट अवेल कर सकता है अगर वो पेमेंट कर दे बाय द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो क्रेडिट टर्म्स जो है वो स्पेसिफाई कर देती हैं कि बायर ने कितने अरसे के अंदर पेमेंट करनी है, और अगर कुछ ने कुछ डिस्काउंट ऑफर हुआ है तो कितने अरसे के अंदर अगर पेमेंट कर दे तो वो डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकता है। रिकॉर्डिंग शेयर डिस्काउंट कैसे रिकॉर्ड करेंगे शेयर डिस्काउंट को जो कि आपने ऑफर किया था और बायर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और बायर के लिए वो परचेज डिस्काउंट है और हमारे लिए ये जो सेलिंग कंपनी है उसके लिए वो शेयर डिस्काउंट। तो इस केस में जैसे $70 जो था वो सेल्स डिस्काउंट था, और जब एंट्री पास करेंगे तो हम लिखेंगे कैश को डेबिट करेंगे सबसे पहले 3430 के साथ, सेल्स डिस्काउंट को भी डेबिट कर देंगे 70 के साथ, और अकाउंट रिसीवेबल्स को फुल अमाउंट के साथ क्रेडिट कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल्स में जो हमने डेबिट किया था वो 3500 था, तो उसी सूद में जो है वो अकाउंट्स का फिर निल होगा जब हम उस अकाउंट को उसी फुल अमाउंट के साथ क्रेडिट कर देंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल्स को हमने क्रेडिट कर दिया 3500 से, कैश को डेबिट कर दिया 3430 से, और जो सेल्स डिस्काउंट है वो $70 है, तो 70 से हमने उसे डेबिट कर दिया। तो डेबिट और क्रेडिट इस तरीके से दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लोजिंग एंट्रीज, तो मर्चेंडाइजिंग कंपनी के अकाउंट्स को कैसे क्लोज करना है अब उसको देखते हैं। सबसे पहले हमने सेल्स को क्लोज कर दिया इनकम समरी में, सेल्स को डेबिट कर दिया और इनकम समरी को क्रेडिट कर दिया। उसके बाद हमने इनकम समरी अकाउंट को डेबिट कर दिया, और सेल्स रिटर्न्स अलाउंसेस इसको क्योंकि ये डेबिट था इसको हमने क्रेडिट कर दिया, सेल डिस्काउंट डेबिट था इसको क्रेडिट कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट था उसको क्रेडिट कर दिया। तो ये सारे अकाउंट्स जो हैं वो इनकम समरी के अंदर क्लोज हो जाएंगे। ये तीनों अकाउंट्स आपने पहले यूज नहीं किए। इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं ऑपरेटिंग वो आपने यूज किए, फ्रेट आउट भी आपने पहले यूज नहीं किया। तो जिसको हमने डेबिट किया था, ये फ्रेट आउट या डिलीवरी एक्सपेंस जो है ये डेबिट था, इसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो सेल्स रिटर्न्स एंड लॉसेस, सेल डिस्काउंट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फ्रेट आउट और जितने भी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उन सबको हम क्रेडिट कर देंगे, और टोटल अमाउंट से इनकम समरी के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। इसके बाद जो नेट अमाउंट होगी, जो नेट होगा वो उसको हम कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो हमने इसका जो नेट है वो 30,000 बनता है, ये नेट इनकम बनती है। हमने इनकम समरी अकाउंट को 30,000 के साथ डेबिट कर दिया, और आर ए लैम कैपिटल को इसी अमाउंट के साथ क्रेडिट कर दिया। और 30 और लास्ट एंट्री जो है वो ड्राइंग्स आपको पता क्लोज करते हैं, तो हमने जो कैपिटल है उसको डेबिट कर दिया और ड्राइंग्स को क्रेडिट कर दिया 15,000 के साथ। तो क्लोजिंग एंट्रीज हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी भी थी, याद रखनी है। चार क्लोजिंग एंट्रीज होती है। एक जो है सबसे पहले सेल्स को या रेवेन्यूज को क्लोज करते हैं इनकम समरी में। सेकेंडली फिर हम एक्सपेंसेस जितने भी होंगे उनको क्लोज करेंगे इनकम समरी में। सेल्स क्योंकि क्रेडिट होती है, सेल्स को हम डेबिट कर देंगे और इनकम समरी के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह एक्सपेंसेस के नॉर्मल बैलेंसेस डेबिट होते हैं, उनको हम क्रेडिट कर देंगे और इनकम समरी के अकाउंट को टोटल अमाउंट से डेबिट कर देंगे। इसका जो नेट होगा, जो डिफरेंस होगा, या तो वो इनकम होगी या वो लॉस होगा। अगर वो इनकम होगी तो इनकम समरी के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैपिटल के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और लास्ट जो एंट्री होती है फोर्थ, वो ड्राइंग्स को क्लोज करना होता है कैपिटल में। यहाँ पे ड्राइंग्स की अमाउंट 15,000 थी, हमने कैपिटल को डेबिट कर दिया 15,000 से, और ड्राइंग्स को क्रेडिट कर दिया 15,000 से। इस तरह ये तमाम अकाउंट्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे। एक रिव्यू क्वेश्चन है कि अंडर अ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, acquisition of merchandise for resale is debited to the number A purchase account, number B supplies account, number C merchandise inventory account, and number D cost of goods sold account। तो ये आपने मुझे इसका आंसर देना है। जब मैं इंटरेक्टिव सेशन में हम डिस्कस करेंगे तो फिर आपने मुझे बताना है कि इसका क्या आंसर है। तो इसको गौर से देखें। आज हमने परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम को कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम को देखेंगे कि उस पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के अंडर कैसे अकाउंट्स जो हैं वो मेंटेन होते हैं। थैंक यू।